सो हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम करने जा रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। नीट के लिए अगर तुमने ये टॉपिक समझ लिया तो तुम्हारे नीट में 4 नंबर पक्के। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर करंट? काउंटर मीन्स ऑपोजिट, करंट मीन्स फ्लो। जब बेटा फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में तुम पढ़ते हो एंटी पैरेलल। सो अगर बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, दिस इज योर काउंटर करंट। ना काउंटर करंट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी किडनीज के अंदर जो होता है, हमारे नेफ्रॉन में जो होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है। बेटा जब हमारा फिल्ट्रेट पीसीटी, लूप ऑफ हेनरी एंड डीसीटी में प्रेजेंट होता है, उस टाइम पर हम उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। और अभी वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, मींस उसके अंदर बहुत सारा पानी प्रेजेंट है। इतना पानी हम अपनी बॉडी से रिमूव वाया यूरिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें हमेशा अपने फिल्ट्रेट को बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ताकि बहुत सारा पानी हमारे बॉडी के अंदर ही रहे और हम जितना पॉसिबल है उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन अपनी बॉडी से रिमूव करें। वो करने में काउंटर करंट हमारी हेल्प करता है। काउंटर करंट ही उस चीज को मेक श्योर करता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले थोड़ा सा याद कर लो बेटा, ब्रश अप कर लो अपने कॉन्सेप्ट को। किडनी में तुमने पढ़ा होगा जो किडनी का आउटर पार्ट होता है, दिस किडनी का जो आउटर पोर्शन होता है, दिस इज योर कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट होता है बेटा, दिस इज मेड्यूला। तो एक कॉर्टेक्स हो गया, एक मेड्यूला हो गया। हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं? वन इज कॉर्टिकल and another are juxtamedullary। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, उनकी लूप ऑफ हेनले बहुत शॉर्ट होती है, एंड जक्स्टामेडुलरी की लूप ऑफ हेनले कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। अगर हम एक किडनी के अंदर ऐसे बनाएं, तो किडनी के अंदर बेटा लेट्स से ये आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, दिस इज योर मेड्यूला। तो जो बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, Bowman's capsule, PCT, DCT, they are present in the cortex part of kidney. Loop of Henle is present in the medulla part of the kidney. So जो cortical nephron है वो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जो juxtamedullary है वो बेटा हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे, very deep inside the medulla, because their loop of Henle is very long. So important one, another important topic in our for our NEET exam, two types of nephron, cortical and juxtamedullary। अब बेटा जी जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं वो हमें समझ में आ गया। पीसीटी, डीसीटी, Bowman's capsule is in cortex, DCT, PCT and Bowman's capsule, but your loop of Henle is in the medulla region of your kidney। तो अब बेटा ये हमने देख लिया, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो मेनली दो में फंक्शन करता है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले हमें पता है हमारे नेफ्रॉन के टिब्यूलर पार्ट होता है। वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा, सो बेटा जब ये हमारे पास, मैं बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम में तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। जब बेटा हमारे पास ये नेफ्रॉन है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है और ये डीसीटी है, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। इसमें जब एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी एंड देन ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में डिवाइड होगी, देन इफरेंट आर्ट्रियोल बनाएगी। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है बेटा, ये कॉइल करती है अराउंड डीसीटी, अराउंड लूप ऑफ हेनले, अराउंड पीसीटी एंड फाइनली बाहर चली जाती है। मैं इसको प्रॉपर ट्यूब जैसे बना देती हूँ सो दैट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बने तुम्हारी। ये हमारे पास आ गई blood vessel which is coiling around the tubular part of the nephron। जब बेटा ये coil कर रही है around PCT and DCT, तब हम इसको बोलते हैं
पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, क्या बोलते हैं, पेरिटिब्यूलर capillary. But when it is coiling around your loop of Henle, at that time it is known as vasa recta. It is vasa recta. So हमारे पास बेटा this is afferent arteriole, this is efferent arteriole. So जब efferent arteriole coil कर रही है PCT and DCT के around peritibular capillary, जब ये coil कर रही है loop of Henle के around, तब इसे बोलते हैं vasa recta. याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा ये आगे फर्दर मैकेनिज्म में. सो जब बेटा फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब हम उसे बोलते हैं काउंटर करंट. ये किस में हेल्प करता है, इन द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन अपनी बॉडी से पास आउट करें, ज्यादा से ज्यादा वाटर हम सेव कर पाए. This creates hyperosmotic. Remember, hyperosmotic. Hyperosmotic means जैसे जैसे हम डीप इनटू द मेड्यूला जाएंगे, जो मेड्यूला की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी. हाउ, दैट वी विल सी. बट अभी याद रखो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में जैसे जैसे हम डीप इनटू द मेड्यूला जाएंगे, हमारे मेड्यूला के अंदर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी, हाइपर ऑस्मोटिक ये बनता जाएगा. How, that we will see. So this is one diagram given in your NCERT for the counter current mechanism. अब ये डायग्राम तुम्हें थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट क्वेश्चन तुम नीट में देखो और एकदम से वो टिक हो जाए, सब समझ आ जाए. सो बेटा ये हमारे पास है एफरेंट आर्ट्रियोल. एफरेंट आर्ट्रियोल इज जहां से ब्लड एंटर करेगा, आगे जाकर ये डिवाइड करके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाएगा. ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होकर कहाँ जाएगा, बॉमेंस कैप्सूल में. ये आ गया ब्लड बॉमेंस कैप्सूल में, एंड देन इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर. अब ये इफरेंट आर्ट्रियोल हमने अभी देखा कॉइल करेगी फॉर रीअब्जॉर्प्शन अराउंड योर पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले. When it is coiling around loop of Henle, then it is known as vasa recta. So ये हमारे पास है नेफ्रॉन, ये हमारे पास है वासा रेक्टा. अब इसको हम और भी अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं. सो बेटा ये हमारे पास है लूप ऑफ हेनले, this is your loop of Henle, and let's say this is your blood vessel, and this is your one demarcation I'm drawing for to represent. This is your cortex and this is your medulla. एक चीज और बेटा, ये जो नेफ्रॉन का पूरा हिस्सा है उसके जितना भी बाहर वाला हिस्सा होता है ना, दैट इज दिस रीजन जो तुम्हें यहां पर दिखाया हुआ है. दिस इज योर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल स्पेस, जहां पर प्रेजेंट होगा बेटा मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब जब बेटा तुम्हारा फिल्ट्रेट कॉर्टेक्स में है, तो पहले हम देख लेते हैं कॉर्टेक्स की ऑस्मोटिक वैल्यू कितनी होती है. कॉर्टेक्स के अंदर होती है बेटा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, राइट. तो जब बेटा बॉमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट होगा, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. अब ये कॉर्टेक्स से कहाँ आ जाएगा, मेड्यूला के अंदर. मेड्यूला के अंदर भी जो हमारी ऑस्मोटिक वैल्यूज है बेटा वो कैसे वेरी करती हैं. अब मैं दोबारा मिली ऑस्मोल लीटर नहीं लिख रही, यूनिट हमेशा सेम रहेगी. सो 300, 600, 900 and 1200. So deep inside the medulla, the value is 1200 milliosmol per liter. जैसे हमने अभी मेंशन भी किया था कि deep inside the medulla concentration hyperosmotic होती जाती है. So ये हमारे पास आ गई 1200, यहाँ पर भी है 1200, again 900, 600, 300 and then again बेटा कॉर्टेक्स में चली जाएगी ये 300. क्लियर. अब बेटा जैसे ही
यहाँ हम बात करते हैं, ये है तुम्हारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है तुम्हारे पास जहां पर फ्लूइड फ्लो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहां पर फ्लूइड फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जो वासा रेक्टा है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द नियरेस्ट लूप ऑफ हेनले। मींस ये जो वासा रेक्टा है, इस लिम्ब में ब्लड फ्लो करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड यहां पर फ्लो करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। So this is your descending vasa recta. This is your ascending vasa recta. Clear? So counter current सिर्फ 2 limbs of loop of Henle में नहीं बनता, काउंटर करंट 2 limbs of vasa recta में भी बनता है। So vasa recta में भी जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब याद रखना बेटा, जो असेंडिंग, फर्स्ट डिसेंडिंग के बारे में बात करते हैं। Descending limb of loop of Henle is permeable to water. It is permeable to water, but impermeable to electrolytes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि descending limb of loop of Henle से पानी बाहर आएगा। अब तुम समझो, हमें हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन बनानी है। अब जब 300 से यहां पर आया, मेड्यूला के अंदर फ्लूइड आया तो पानी बाहर आएगा। अब नीचे जाएंगे तो पानी कितना बाहर आएगा बेटा, यहाँ पर फिर से पानी बाहर आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाने पर मेड्यूला में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुकी है, 600। अब पानी उतना टाइम तक बाहर आता रहेगा जब तक जो अंदर का फिल्ट्रेट है वो भी 300 से 600 नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ से पानी बाहर आएगा। अब जैसे ही पानी बाहर आएगा, अंदर के फिल्ट्रेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 600। उसके बाद ये और नीचे जाएगा, नीचे जाने पर अब मेड्यूला में क्या कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है, 900। पानी फिर से बाहर आएगा। तो बहुत सारा पानी बाहर आ जाता है ताकि जो हमारा अंदर का फिल्ट्रेट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, 1200। लूप ऑफ हेनले में फिर जो ट्रांसवर्स वाला है उसमें वो 1200 ही रहेगा। नो एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, नो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नो water is coming out. So always remember, your descending limb of loop of Henle is permeable to water but it is impermeable to electrolytes. Reason मैंने तुम्हें अभी बताया, क्योंकि मेड्यूला के अंदर हाइपर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन आ रही है तो हमें फिल्ट्रेट को भी हाइपर ऑस्मोटिक बनाना पड़ेगा। मींस हाइपर ऑस्मोटिक मींस सॉल्वेंट की अमाउंट कम होनी चाहिए, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। अब जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो क्या है, it is permeable to electrolytes. It is permeable to electrolytes, not to the water. Reason again same. जैसे जैसे अब हम ascending limb of loop of Henle में ऊपर जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो अब हाइपोऑस्मोटिक होता जा रहा है। फ्रॉम 1200 टू 900, 600, 300 ये होता जा रहा है। इसीलिए बेटा हमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हमें इसको फिर से फिल्ट्रेट को क्या बनाना है, हाइपोऑस्मोटिक। हाइपोऑस्मोटिक मींस पानी ज्यादा, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट्स कम। तो वो कैसे होगा, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। सो यहां से अब बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आने स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ रहे हैं। कब तक बाहर आ रहे हैं, जब तक इनकी ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसी ना हो जाए। ओके, सो ये था अबाउट द लूप ऑफ हेनले। सेम अब हम एनसीईआरटी की डायग्राम में देखते हैं। अब बेटा सी, फ्रॉम द descending limb of loop of Henle, your water is coming out, and from the ascending limb of loop of Henle, your electrolytes are coming out. See, electrolytes are coming out, right? Electrolytes बाहर आ रहे हैं और descending से water बाहर आ रहा है। अब दूसरी चीज बेटा, जहां से जो चीज बाहर आएगी, अब जैसे यहां से वाटर बाहर आ रहा है, ये वाटर जाएगा कहां, इस वाटर को साथ के साथ असेंडिंग वासा रेक्टा एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब ये चला जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, यहां से ये चला जाएगा NaCl हमारे
ब्लड के अंदर। तो ये सब चीजें चली गई हमारे ब्लड के अंदर। ओके, वासा रेक्टा के अंदर। यहां पर भी तुम देख सकते हो, इस वासा रेक्टा को तुम इमेजिन करो बाय ओवरलैपिंग ऑन द नेफ्रॉन, जैसे मैंने बनाया है इस डायग्राम में। तुम भी ऐसे इमेजिन करो कि इसको हमने इसके ऊपर ओवरलैप किया हुआ है। तो जब हम इसको ओवरलैप करेंगे तो देखो यहाँ से NaCl बाहर आ रहा है और यहाँ NaCl अंदर जा रहा है, यहाँ से ये अंदर जा रहा है, यहाँ से बेटा H2O बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर ये देखो H2O इसके अंदर से बाहर आ रहा है और यहाँ से NaCl ऊपर नीचे। यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी में दिखाया नहीं हुआ, यहाँ पर वाटर जो है वो वासा रेक्टा के अंदर एंटर करेगा। ओके, क्लियर। दूसरी चीज, अब बेटा एक और छोटा सा पॉइंट है जो एनसीईआरटी की डायग्राम में मेंशन किया है बट बहुत सारे बच्चे उसे मिस कर देते हैं। दैट इज जो बेटा असेंडिंग वासा रेक्टा है ये एब्जॉर्ब वाटर कर रही है, बट ये यहाँ से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl ऐड करती रहेगी। क्योंकि बेटा तुम खुद सोचो, हमारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने वाटर बाहर निकाल दिया, तो जिसकी वजह से उसका खुद का ऑस्मोटिक वैल्यू तो ठीक है अचीव हो गया, बट जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसका तो डिस्टर्ब हो गया ना, वहां पर बहुत सारा पानी ऐड हो चुका है। तो अब हमें वहां पर फिर से सॉल्यूट्स चाहिए। सॉल्यूट्स कौन ऐड कर रहा है? असेंडिंग वासा रेक्टा। अगर असेंडिंग वासा रेक्टा NaCl नहीं रिमूव करेगी तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो वैल्यूज है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो जहां से बेटा असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर रिलीज करेगी, वो वाटर जाएगा असेंडिंग वासा रेक्टा के पास, वहीं पर असेंडिंग वासा रेक्टा रिमूव करेगी NaCl एंड डिसेंडिंग वासा रेक्टा रिमूव करेगी H2O। याद रखने के लिए तुम्हें क्या याद रखना है कि जो बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो वाटर निकाल रही है, वो वाटर जा रहा है AVR असेंडिंग वासा रेक्टा के पास। अगर असेंडिंग वासा रेक्टा वाटर ले रही है तो वो बाहर NaCl निकालेगी, अगर डिसेंडिंग वासा रेक्टा NaCl ले रही है तो वहां से वो वाटर निकालेगी। तो जो चीज वो ले रही है उससे ऑपोजिट चीज वो बाहर निकालेगी इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। So this is about your counter current mechanism in the ascending descending vasa recta and in the loop of Henle. Similarly, अब बेटा फाइनली, अब मैं एक न्यू स्लाइड में लेती हूँ। फाइनली हमारे पास ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से फ्लूइड चला जाएगा वापस DCT में। अब DCT के अंदर क्या है? 300 मिली ऑस्मोल, क्योंकि ये DCT कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में। तो अगेन फिल्ट्रेट की वैल्यू क्या होगी? 300। और जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ है? इट इज अगेन गोइंग डीप इनसाइड योर मेड्यूला। सो वैल्यूज आर अगेन लाइक 600, 900 एंड 1200। तो अब फिर से DCT के बाद यहां पर जो हमारा फिल्ट्रेट है वो आना शुरू होगा। तो बेटा जब ये अगेन फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले को DCT को क्रॉस करके दोबारा कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है तो यहां से बहुत सारा पानी बाहर आएगा। क्यों आएगा बेटा बहुत सारा पानी बाहर? क्योंकि फिर से वैल्यूज क्या हो रही हैं? हाइपर ऑस्मोटिक। लूप ऑफ हेनले से DCT में जाने के बाद फिर से हमारा फिल्ट्रेट 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर हो चुका है। अब वो जब कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा उसे दोबारा क्या अचीव करना है? 1200। सो टू अचीव 1200 कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारा पानी बाहर निकलेगा और ये यहाँ पर हमने दिखा दिया, बहुत सारा पानी कमिंग आउट ऑफ योर कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? वन मोर थिंग, कलेक्टिंग डक्ट से बेटा जो यूरिया है वो भी ऐड होता रहता है, स्मॉल अमाउंट, नॉट ऐसे मतलब मेजरेबल अमाउंट नहीं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम योर कलेक्टिंग डक्ट वो भी ऐड होता रहता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में टू मेंटेन द ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एज आई एम सेइंग, अगर इतना सारा पानी यहाँ से बाहर आ गया तो बेटा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर की वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसे मेंटेन करने के लिए यूरिया भी थोड़ा सा बाहर आता है। दिस यूरिया इज कमिंग आउट टू मेंटेन द ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो दिस वे आप लोगों ने देखा कि
पीसीटी के बाद जो लूप ऑफ हेनले है उसने हमारे यूरिन को, हमारे फिल्ट्रेट को, क्योंकि यूरिन हम अभी नहीं बोलेंगे, हमारे फिल्ट्रेट को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प किया, सो दैट हम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हमारी बॉडी से पास करें, हम वाटर, अननेसेसरी वाटर अपनी बॉडी से लॉस ना करें. सो दिस इज ऑल बाय द काउंटर करंट मैकेनिज्म. क्लियर? So I hope this counter current mechanism is very crystal clear to you. I'm very sure इसको अब वीडियो देखने के बाद जब तुम घर पे जाके अपना रिवाइज करोगे, तुम्हारा कभी भी इस टॉपिक का क्वेश्चन गलत नहीं होगा. This is one PYQ from the same topic. Which of the following factors is responsible for the formation of concentrated urine? इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए? So hydrostatic pressure? No, not hydrostatic pressure. So this is not the hydrostatic pressure. Low levels of ADH? No, ADH is not for the concentrated urine. Yes, ADH plays a role in concentrated urine formation, but that is in DCT. So maintains hyperosmolarity towards the medullary. Yes, this is the one. हमने अभी देखा कि हम हाइपर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हुए ही हमारे यूरिन को, हमारे फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर बाहर आ रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी जो है वो जो है मतलब मेड्यूला के डीप में जाते हुए हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है. सो योर करेक्ट आंसर इज सी. Okay. So I hope this topic is very clear to you.